नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका जीएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग उत्तर वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में उस काल की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम उस समय के आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है उद्देश्य पढ़ना, यहाँ उत्तर वैदिक काल। आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने कल देखा था, उसको हम बस एक मिनट दोहरा देते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा स्वेच्छाचारी हो गया था। जैसा कि हम लोग समझते हैं कि वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में राजा की सलाह के लिए एक संस्था होती थी विदथ, जो बाद में दो भागों में विभाजित हो गई थी, सभा और समिति। सभा और समिति की सलाह पर ही राजा कोई कार्य करता था। हालांकि राजा का पद अनुवांशिक था, लेकिन राजा स्वेच्छाचारी नहीं था। राजा कोई भी अपना निर्णय सीधे नहीं दे सकता था, उसको राजा को इन सभा और समिति के सुझाव के आधार पर ही कार्य करना पड़ता था। जबकि उत्तर वैदिक काल में ऐसा हो गया कि ये संस्थाएं अस्तित्व में थीं, लेकिन ये मात्र सलाहकारी संस्थाएं बनकर रह गई थी। इनकी बात को मानने के लिए राजा बाध्य एकदम नहीं था, पहली बात। दूसरी बात क्या थी, राजा उत्तर वैदिक काल में किसी भूखंड का स्वामी नहीं होता था। मतलब कि वो उत्तर वैदिक काल की बात नहीं, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजा भूखंड का स्वामी बन गया था। जबकि वैदिक काल में ऐसा था कि राजा किसी भूखंड का स्वामी नहीं होता था, मतलब किसी राज्य की अवधारणा नहीं थी। वहाँ पे होता था कि लोगों का एक समूह होता था, ज़्यादातर लोगों का एक समूह होता था, और वो लोग एक जगह निवास करते थे। उनमें जो सबसे बुद्धिमान होता था, सबसे ताकतवर होता था, वो राजा हो जाता था। फिर उसका धर्म क्या होता था, उनकी रक्षा करना होता था। कोई अस्थाई सेना नहीं थी, लड़ाकू लोगों का एक ग्रुप होता था। ये सब वैदिक काल के बारे में बता रहे हैं आपको। उनका एक ग्रुप होता था, उस ग्रुप में जो उस ग्रुप का मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहते थे। राजा के कहने पर, राजा के आह्वान पर ग्रामणी लड़ाकू लोगों का एक समूह लेकर के प्रजा की रक्षा के लिए तत्पर हो जाया करता था। कोई अस्थाई सेना की अवधारणा नहीं थी। राजा किसी भूखंड का स्वामी नहीं था। लोग यायावर जीवन व्यतीत करते। यायावर मतलब आज यहाँ कुछ दिन यहाँ 10 साल यहाँ निवास किया, 10 साल वहाँ निवास किया, ऐसे ऐसे। लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था वैदिक काल में? पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि का अस्तित्व आ गया था। कृषि का अस्तित्व आ जाने का मतलब ही होता है कि व्यक्ति एक जगह निवास करता है। निवास क्यों करता है? आपने कहीं खेत की जुताई, बुआई, गुड़ाई करी है, वो फसल जब कट जाएगी तभी तो आप वहाँ से कहीं मूव कर पाएंगे। इसलिए कृषि के आने का सीधा सा मतलब था कि लोगों के जीवन में स्थायित्व आ गया था, ठीक है। और राजा एक निश्चित सीमा के अंदर एक निश्चित भूभाग का स्वामी हो गया था। प्रजा वहाँ निवास करती थी। प्रजा की कुल आमदनी का 1/16वां भाग राजा को कर के रूप में प्राप्त होता था उत्तर वैदिक काल में। जैसा कि आप जान रहे हैं, वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में ये था कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की अवधारणा में ये था कि लोगों का वर्ण जो है वो कर्म के आधार पर निर्धारित होता था। ऋग्वेद में एक ऐसे श्लोक का वर्णन प्राप्त होता है जिसका अर्थ है कि एक ही परिवार में 4 वर्ण निवास करते थे। माँ ब्राह्मण थी, पिता वैश्य था, बड़ा पुत्र क्षत्रिय था और छोटा पुत्र शूद्र था। कैसे था? माता जो थी विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी और पूजा पाठ में रमी रहती थी, वो ब्राह्मण थी। वेदों का ज्ञान था उसको, ब्राह्मण थी। पिता व्यापार करता था, वैश्य था। बड़ा पुत्र किसी सेना में सेनानायक था तो क्षत्रिय था। वो हथियार इत्यादि चलाना जानता था।
और छोटा पुत्र कोई छोटा काम करता रहा होगा, कुछ इस तरह का काम करता रहा होगा, तो वो शूद्र था। मतलब उस समय वैदिक काल में व्यवस्था जो थी ये जन्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर थी, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते ये व्यवस्था जात के आधार में, मतलब जन्म के आधार पर हो गई। मतलब अगर आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मण ही होगा। क्षत्रिय घर पैदा होने वाला हर व्यक्ति क्षत्रिय ही होगा। वैश्य के घर पैदा होने वाला हर पुत्र या पुत्री, हर बालक या बालिका वैश्य ही होगी। और शूद्र के घर उत्पन्न होने वाला हर बालक या बालिका शूद्र ही होगी। वहाँ पे 4 वर्ण थे। यहाँ पे आते आते उत्तर वैदिक काल आते आते ऐसा हो गया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ हो गए समाज में, वैश्य और शूद्र एक साथ हो गए। इनकम कौन करता था? वैश्य करता था। अच्छा, शूद्र ऐसा नहीं कि जन्म के आधार पर जो शूद्र की अवधारणा आज है ऐसी अवधारणा नहीं थी। शूद्र की अवधारणा वो थी जो वैदिक काल में जो लोग जैसे कृषि करते थे, मेहनत मजदूरी वाला काम जो करते थे, वो शूद्र थे। उत्तर वैदिक काल आते आते ऐसा हो गया, मान जो कृषक वर्ग है वो शूद्र में आता था। वैश्य उनसे उनके अन्न को खरीदता था। भाई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, अन्न को खरीदता था। अब चूंकि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को उसे कर देना पड़ता था, तो उस कर को कहाँ से लाएगा? अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए वो क्या करता था कि शूद्रों से बहुत कम मूल्य पर खरीदता था अन्न को, फिर उसको बेचता था। उस व्यापार से होने वाले लाभ को कर के रूप में वो राजा को, मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मणों को देता था या राजा को देता था। इससे क्या हुआ कि शूद्रों की स्थिति जो है दिन बर दिन खराब होती गई। ये बात है, आपको हमने बताया था कि राजा 4 तरह के यज्ञ करता था। राजसूय यज्ञ करता था राज्याभिषेक के समय, अश्वमेध यज्ञ करता था राज्य के विस्तार के लिए, वाजपेयी यज्ञ करता था मनोरंजन के बाद करता था, समझ रहे हैं, अग्निष्टोम यज्ञ करता था अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए। उसी प्रकार से प्रजा 5 तरह के यज्ञ करती थी। देव यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, भूत यज्ञ लोक कल्याण के लिए, ब्रह्म यज्ञ गुरु के लिए, नृ यज्ञ देवताओं को अपने यहाँ अतिथि के रूप में प्राप्त करने के लिए। इस तरह से प्रजा यज्ञ करती थी, समझ रहे हैं? तो इस तरह से प्रजा यज्ञ करती थी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हम इनके आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में ये तो उनका प्रशासनिक और सामाजिक जीवन रहा। हाँ, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल आते थे महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी। खराब कैसे होने लगी? उनसे शिक्षा का अधिकार ले लिया गया, शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही थी। दूसरा ये था कि किसी यज्ञ या किसी सामाजिक अनुष्ठान में वो भाग नहीं ले सकती थी। वैदिक काल में बेहतर स्थिति में रहने वाली महिलाएं उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गई? समाज की कुरीतियों का शिकार हो गई, उनकी स्थिति कमज़ोर होती गई। उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो पितृसत्तात्मक हो गया, मतलब परिवार का मुखिया पिता बनने लगा। अब आर्थिक की बात बताऊँ आपको, उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख फसल थी गेहूँ और चावल थी। प्रमुख फसल क्या थी? गेहूँ और चावल थी। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल गेहूं चावल थी। तैत्तरीय ब्राह्मण में हमने बताया था ना कि ग्रंथ वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। तैत्तरीय ब्राह्मण में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न को क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है। यजुर्वेद में हल समझते हैं ना, खेत की जुताई करने वाला। यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है।
हल को क्या कहा गया है? शीर कहा गया है। अथर्ववेद के अनुसार इस कृषि और हल का आविष्कार पृथ्वीवैन्य नामक देवता ने किया था। बर्तन मृद भांड समझते हैं? बर्तन 4 प्रकार के थे। अब यहाँ हम देख लेते हैं। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, लाल होते थे, लाल और काले दोनों होते थे, लाल और काले दोनों होते थे, सिर्फ काले होते थे और काले पालिशदार यानी भूरे रंग के होते थे। क्या होते थे? पालिशदार चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड होते थे। अब जैसे कि आप जान रहे हैं कि वैदिक काल में लोगों को क्या क्या ज्ञान था? सोने और तांबे का ज्ञान था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लोगों को तांबा, चांदी और शीशे आदि का भी ज्ञान हो गया था। ठीक है, तांबा, सोना, चांदी और शीशा, इनका भी ज्ञान प्राप्त हो गया था। मतलब इसका भी उपयोग वो करने लगे थे। इसके अलावा मुद्रा का अस्तित्व आ गया था। मुद्रा का अस्तित्व था, मुद्रा आ गई थी, लेकिन वस्तु विनिमय अभी भी प्रचलित था। वस्तु विनिमय प्रचलित था, मतलब एक वस्तु देकर आप दूसरी वस्तु लेते थे। हालांकि मुद्रा आ गई थी। वैदिक काल में निष्क दिख रहा है, वैदिक काल में निष्क, क्या दिख रहा है? हाँ, निष्क नाम का एक आभूषण होता था। निष्क एक आभूषण था। कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। कहाँ? वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में निष्क नाम की एक स्वर्ण मुद्रा प्रचलित थी। निष्क एक स्वर्ण मुद्रा थी, मतलब सोने की एक मुद्रा होती थी, जिसको क्या कहते थे? निष्क कहते थे। चांदी की एक मुद्रा होती जिसको शतमान कहा जाता। ठीक है, चांदी की एक मुद्रा होती थी, चांदी की मुद्रा को क्या कहते थे? शतमान कहते थे। चांदी की मुद्रा को क्या कहते थे? शतमान कहते थे। कृष्णा, गुंजल, गुंजा, रत्ती, ये क्या थी? माप की इकाइयाँ थी। क्या थी? ये क्या थी? ये माप की इकाई थी। और रत्ती जो थी ये सबसे छोटी इकाई थी। आप आज भी समझते हैं ना, सबसे छोटी इकाई यही थी, रत्ती। इतनी बात समझ में आई? रत्ती क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी।
ऋग वैदिक काल में क्या था, सबसे महत्वपूर्ण देवता, जैसे ये आर्थिक जीवन हो गया। अब थोड़ा सा धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। धार्मिक जीवन कैसा था? वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। यहाँ पे क्या हो गए थे? प्रजापति हो गए थे। प्रजापति मतलब ब्रह्मा। देवता महत्वपूर्ण कौन से थे? महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति थे। इसके अलावा वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे? वैदिक काल में पशुओं के देवता थे पशुपति, जिसे शिव का अवतार माना जाता था। और उत्तर वैदिक काल आते आते पशुओं के देवता कौन हो गए थे? रुद्र को भी शंकर जी का अवतार माना जाता है। समझ में आ रही बात? तो पशुओं के देवता कौन थे? पशु के देवता रुद्र थे। पशुओं के देवता कैसे थे? रुद्र थे। एक देवता थे पूषण, उनको शूद्रों का देवता माना जाता था, मतलब शूद्रों का आराध्य उनको माना जाता था। शूद्रों का देवता कौन थे? शूद्रों के देवता पूषण थे। शूद्रों के देवता कौन थे? पूषण थे। ऋग वैदिक काल में देवताओं की पूजा तो थी, लेकिन मूर्ति पूजा का प्रारंभ नहीं हुआ था, मतलब मूर्ति पूजा नहीं थी। समझ रहे हैं? लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते मंदिरों का निर्माण होने लगा था और मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। इतनी बात समझ में आई? इसको अब हम दोहरा लेते हैं। उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन प्रमुख फसल गेहूं और चावल थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। यजुर्वेद में हल को शीर कहा जाता था। अथर्ववेद में कृषि और हल का आविष्कार करने वाले को पृथ्वीवैन्य नामक देवता ने किया था, ये कहा गया है। निष्क नाम का एक आभूषण था जो वैदिक काल में था, लेकिन निष्क एक स्वर्ण मुद्रा का नाम था, हो गया था उत्तर वैदिक काल में। इस समय 4 तरह के मृदभांड पाए जाते थे, लाल और काले पालिशदार चित्रित धूसर मृदभांड पाए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में तांबा, सोना, चांदी, सीसा आदि धातुओं का ज्ञान लोगों को हो गया था। हालांकि मुद्रा का अस्तित्व आ गया था, मुद्रा आ गई थी, लेकिन वस्त्र विनिमय फिर भी प्रचलित था। समझ में आ रही बात? वस्त्र विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। चांदी की मुद्रा को शतमान कहते थे। कृष्णा, गुंजल, गुंजा, रत्ती, ये सब माप की इकाइयाँ थी। रत्ती सबसे छोटी इकाई थी। रत्ती का उपयोग आज भी होता है। आप देखते हो सोना इत्यादि नाप वजन करने के लिए सुनार क्या करते हैं? रत्ती का उपयोग करते हैं। इसके अलावा धार्मिक जीवन में देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण देवता जहाँ वैदिक काल में इंद्र थे, यहाँ आते आते प्रजापति हो गए थे। वहाँ पे पशुओं के देवता पशुपति थे, यहाँ पे रुद्र थे। यहाँ पे एक देवता पूषण को शूद्रों का देवता कहा जाता था। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते मूर्ति पूजा का अस्तित्व हमें प्राप्त होता है, मतलब मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? उत्तर वैदिक काल का कल हम लोगों ने प्रशासनिक और सामाजिक जीवन देख लिया था, आज उनका आर्थिक और धार्मिक जीवन देख लिया। इस तरह से आज की क्लास के बाद हम लोगों का उत्तर वैदिक काल समाप्त हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।